नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम कर्नाटक के रण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस खास कार्यक्रम में हम आपको कर्नाटक के हर जोन की वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो इस बार का चुनावी मुद्दा है। हम आपको दिखाएंगे कैसे नए वोटर इस बार निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। मतदान प्रक्रिया में इस बार 15 लाख से ज्यादा नए मतदाता हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह की रिपोर्ट, जिन्होंने पड़ताल की है कि कैसे खेती इस बार कुछ इलाकों में बड़ा चुनावी मुद्दा बना। वहीं दक्षिण कन्नड़ जिले के किसान क्यों परेशान हैं और तटीय कर्नाटक में मछुआरों का मुद्दा कैसे काफी अहम बन गया है। इस पर संवाददाता रजत केन ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है जो हम आपके सामने लेकर आएंगे। बेंगलुरु में कैसे स्वास्थ्य को लेकर लोग चिंतित हैं और ये चुनाव में क्या असर डाल सकता है, इसकी पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे हमारे संवाददाता अमृतांशु राय की रिपोर्ट के जरिए। वहीं कर्नाटक में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं ये किसान, इसके बारे में हम जानेंगे अपने संवाददाता श्याम सुंदर की रिपोर्ट के जरिए। इस चुनाव में बेलगाम का भी मुद्दा उठा है, आखिर क्यों, वो भी जानेंगे पूरी डिटेल में। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म होने में अब से कुछ ही घंटे बाकी हैं। सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने कर्नाटक का रण जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। 12 मई को दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी और 15 मई को यह फैसला हो जाएगा कि कर्नाटक का किंग कौन है। इस बार के चुनाव में नए मतदाता बड़ा असर डाल सकते हैं। आखिर कैसे, देखिए हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह की खास रिपोर्ट। कर्नाटक चुनावों में सभी राजनीतिक दलों की निगाहें युवा मतदाताओं पर टिकी हैं। इनके अपने अलग मुद्दे हैं और सभी दल चुनावी वादे और दावे करके युवाओं को लुभाने में जुटे हैं। दरअसल कर्नाटक में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की बड़ी तादाद है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 7 लाख नए मतदाताओं के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा है। अगर छोटे शहरों की बात करें तो जाति धर्म से अलग इनके मुद्दे रोजगार, शिक्षा और विकास हैं। अब एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अब अच्छे जॉब मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। और प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छा इनकम नहीं रहता है, गवर्नमेंट में बोले तो अच्छे से पैसा कमा सकते हैं और ये गवर्नमेंट से यही आशा करते हैं। सिर्फ एक अच्छे एक ईमानदार बन के फर्स्ट वोटर एक खड़ना, इलेक्शन में खड़ना चाहिए। इसलिए हम ये विनता करते हैं कि एक अच्छे लड़के, अच्छे एक पॉलिटिशियन को चुने। मतदान प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा युवा शामिल हों और अपना मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए चुनाव आयोग भी कोशिशों में जुटा हुआ है। लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चित्रदुर्ग की बात करें तो इस बार के चुनाव में यहाँ करीब 13,000 नए मतदाता हैं। Mass gathering programs conducted. First time young voters regarding this, so many programs are conducted in our colleges. बीते सालों के चुनाव नतीजों को देखें तो युवा मतदाताओं ने नतीजों में बड़ा फेरबदल किया है। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं की कमी के अलावा विकास की रफ्तार में पिछड़ते, खासतौर पर छोटे शहरों और देहात के रहने वाले युवा कर्नाटक के रण में एक दिलचस्प असर डाल सकते हैं। चुनाव में बड़ी संख्या में पहली बार मतदान करने वाले युवा हिस्सा ले रहे हैं। इनके मुद्दे अलग हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के धर्म और जाति के सारे समीकरणों को ये लोग बिगाड़ सकते हैं। कैमरामैन जुनैद खान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, चित्रदुर्ग। तो आपने देखा कि इस बार के कर्नाटक चुनाव में नए मतदाताओं की संख्या पहले से दुगनी है, लिहाजा इनका वोट निर्णायक हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जमीनी मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। देश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार है कर्नाटक का यादगीर, जहां खेतीबाड़ी की दिक्कतें मुख्य चुनावी मुद्दा बनी हुई हैं। राज्य के दूसरे सबसे छोटे जिले यादगीर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इस जिले ने 8 बार कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को विधानसभा पहुंचाया है, तो 9 लाख वोटरों वाले ग्रामीण बहुल जिले में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में नजर आ रहा है। जेडीएस भी दोनों दलों को कड़ी चुनौती दे रही है। कर्नाटक में सबसे बाद में बना जिला यादगीर राजनीतिक लिहाज से काफी अहम है। अप्रैल 2010 में अस्तित्व में आया ये जिला विकास के मामले में हैदराबाद कर्नाटक इलाके में सबसे निचले पायदान पर है। नीति आयोग ने इस जिले को 115 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल किया है। यादगीर की 81% आबादी देहात में रहती है। इधर फार्मर का क्या है, पानी का बहुत तकलीफ है।
रिवर है, पर उसका फ़ायदा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव लोग उतना फ़ायदा नहीं दिया। यादगीर में सिंचाई परियोजना के कमांड इलाके में प्रतिबंधित होने के बावजूद धान साल में 2 बार बोया जाता है और कुछ हिस्सों में गन्ना भी पैदा होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों का कष्ट बढ़ता जा रहा है। सरकारी दावा है कि इस इलाके में जल संकट जैसी कोई बात नहीं है। मेन क्रॉप होती है पैडी, धान ही पिकते हैं यहाँ पे। धान तो 2-3 बार, साल में 2 बार तो क्रॉप कल्टीवेशन होती है। यहाँ पे पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यादगीर में वाटर टेबल सही है। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां 3 सीटों पर कांग्रेस जीती थी और बीएस येदियुरप्पा की पार्टी केजेपी ने शाहपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अब बीजेपी ग्रामीणों को इस आधार पर रिझाने की कोशिश कर रही है कि येदियुरप्पा ने ही इसे जिला बनाया और वो जीते तो किसानों को समस्याओं से निजात मिलेगा। वहीं कांग्रेस विकास का मुद्दा बना रही है। सम्मान्य येडियुरप्पा जी के कृपा आशीर्वाद से जब वो लोग मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, जब उन्होंने यादगिरी को जिला बनाया। हाँ, हमारी सरकार सिद्धरामैया साहब माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़े काम करे हैं। और दूसरी बात यह है, हमारे माइनॉरिटी के लिए क्या है मालूम है क्या, सबसे पहले उन्होंने सिद्धरामैया साहब मौज़न के वास्ते और पेशमाम के वास्ते जो अज़ान देते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, उनके लिए तनख्वाहें हर महीना मुकर्रर करे हैं हमारे पास। यादगीर जिले में धान के अलावा ज्वार, चना, सूरजमुखी, मूंगफली आदि पैदा होती हैं, लेकिन जिले में फसलों की उत्पादकता राज्य औसत से कम है। किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलता है। जिला अधिकारी भी यहाँ के पिछड़ेपन को स्वीकार करते हैं। यादगीर, दिस रीजन is traditionally a backward region. There's a composite human development index, and in that ranking, Yadgir used to figure either on the 29th. यादगीर जिले में हालांकि अभी विकास की गति धीमी है, लेकिन ये बहुत संभावनाओं वाला जिला है। कर्नाटक के 30 जिलों में यादगीर सबसे युवा जिला माना जाता है। यहाँ हालांकि विधानसभा की केवल 4 सीटें हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका एक अपना अलग महत्व है। लेकिन इस चुनाव में इस बार ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा और खेतीबाड़ी समेत तमाम मुद्दे यहाँ की राजनीति पर हावी हैं। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, यादगीर। तो यादगीर में ग्रामीण मुद्दे हावी हैं, वहीं दक्षिण कन्नड़ जिले के किसान परेशान हैं और इनकी परेशानी का कारण फसलों का दाम गिरना है। फसलों का सस्ता आयात भी किसानों की नाराजगी का एक बड़ा कारण है। सुपारी, कागज और रबर की खेती करने वाले इन किसानों का आरोप है कि राज्य सरकार इस मुश्किल घड़ी में उन्हें मुआवजा नहीं दे रही है। दक्षिण कन्नड़ जिले के किसानों की ये नाराजगी चुनाव में बड़ा असर डाल सकती है। दक्षिण कन्नड़ जिले की ये हरी भरी और उपजाऊ जमीन सुपारी की फसलों के लिए मशहूर है। यहाँ का पुत्तूर इलाका सुपारी, कागज, रबर और कोका पौधों का घर कहा जाता है। यहाँ 90% किसान अपनी जीविका के लिए सुपारी की खेती करते हैं, लेकिन अब इन फसलों को उगाने वाले किसान दुखी हैं क्योंकि कीमतों में भारी गिरावट आई है। Earlier the rate used to be around 275 to 300. Presently it has come down to 200 to 210. So that has made the farming work here very distressful and economically it is also not viable now. शशिधर भट्ट स्थानीय किसान होने के साथ बीजेपी समर्थक भी हैं। इनका कहना है कि किसानों की परेशानी का एक बड़ा कारण पीली बीमारी भी है, जिसकी वजह से दक्षिण कन्नड़ जिले के पुतूर, सुलिया और मादिकेरी जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। किसान राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर फसल कर्ज माफ करने का वादा नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। This government during the year of 2014 had assured the delegation that had gone there to Bangalore to meet Siddaramaiah that they are going to give the loan waiver to all the farmers who are infected by this yellow disease. But that has not been realized. हालांकि सत्ताधारी कांग्रेस ने कर्ज माफ नहीं होने के आरोपों को गलत बताया है। नहीं, कर्ज माफ हुआ है। जो विलेज में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको पूरा इंटरनेट में उसका पूरा जो किसको ज़्यादा ये लोन लेके उसको बांधने को नहीं हुआ, उसको पूरा एक एक किसानों को 1 लाख, एक एक किसान को 50,000, ऐसा अलग अलग इश्यू में उसको पूरा अभी इंटरनेट में उसको पूरा क्लियर हो गया है।
सुपारी उगाने वाले इन किसानों का कहना है कि पिछले 2 सालों में सुपारी के दाम में 1/3 की कमी आई है, जो 300 रुपए प्रति किलो से घटकर 200 रुपए प्रति किलो रह गई है। सुपारी के अलावा कागज और रबर की खेती करने वाले किसान सस्ते आयात का नुकसान भी झेल रहे हैं। पिछले 2 सालों में रबर के दाम 265 रुपए प्रति किलो से घटकर 100 रुपए, जबकि कागज के दाम 700 रुपए प्रति किलो से घटकर 325 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಸರ್ಕಾರ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದನ್ನು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಇದೆ, ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಇಂಪೋರ್ಟನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೇಟ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. इस बीच राज्य सरकार ने किसानों की परेशानी का कारण सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के उस हलफनामे को बताया है जिसमें गुटखा में इस्तेमाल होने वाली सुपारी को कैंसर का कारण बताया गया था। जो अरेकनट का इश्यू है वो सेंट्रल का है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया बोले तो वो कैंसर आता है, इसके लिए हम उसको ये जो सुपारी को बंद करेगा बोला है। इसलिए थोड़ा किसानों को ये उसका रेट के ऊपर इसके ऊपर किया है। यहाँ के किसानों का दावा है कि अध्ययन के जरिए ये साफ हो गया है कि सुपारी कैंसर का कारण नहीं है। सुपारी और काली मिर्च किसान को हो रही दिक्कतें दक्षिण कन्नड़ा के इस कृषि इलाकों में कुछ अहम मुद्दों में हैं। किसानों का ये मानना है कि उनकी समस्याओं का समाधान सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ही निकाल सकते हैं। पुत्तूर में कैमरा पर्सन एम एस सुरेश के साथ रजत केन, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ तटीय कर्नाटक के उडुपी जिले में मछुआरों का मुद्दा चुनाव में अहम भूमिका अदा कर सकता है। दरअसल गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए एलईडी लाइट के इस्तेमाल को लेकर मछुआरे बटे हुए हैं। लाइट फिशिंग पर लगे बैन का विरोध करने वाले मछुआरे इसे रोजी रोटी के संकट के तौर पर देख रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कर्नाटक के इस तटीय इलाके में दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। सैकड़ों मछुआरे मछली पकड़ने के बाद अपने ठिकानों की ओर लौटते हैं, जबकि कुछ रोजी रोटी के लिए पूरा दिन गहरे समुद्र की लहरों में मछली पकड़ने की जद्दोजहद में बिता देते हैं। राज्य में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख 12 मई करीब आ रही है, मछुआरे समुद्र में लाइट फिशिंग के मुद्दे पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में लाइट फिशिंग यानी गहरे समुद्र में एलईडी लाइट की सहायता से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। लाइट फिशिंग का विरोध करने वाले मछुआरों में वो लोग मुख्य रूप से शामिल हैं जो जाल वाले जहाज से मछली पकड़ने को बेहतर मानते हैं। 40,000 ಮರಿ ಇಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂತದನ್ನು 10 ಟನ್ 12 ಟನ್ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾರೆ। लेकिन सभी मछुआरे रविराज की बात से सहमत नहीं हैं। मछुआरों का दूसरा समूह राज्य में लाइट फिशिंग को प्रतिबंधित करने के खिलाफ है। जो लाइट फिशिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारे हिसाब से। वो हम लोग बड़ा रापन डाल के जाले मारते हैं, वो भी महीने में 13 दिन 13-14 दिन का फिशिंग करते हैं। तो उसमें कुछ मच्छी भी ताज़ा आता है और कुछ हम लोग उसमें छोटा मच्छी बर्बाद होता है, वो नहीं है। तटीय इलाकों में लाइट फिशिंग के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो अहम हैं। मछुआरों का कहना है कि राज्य सरकार की विकास की योजनाओं में उन्हें उचित स्थान नहीं मिलता। इनका मानना है कि राज्य सरकार ने मछुआरों के विकास के लिए अब तक कुछ खास कदम नहीं उठाए। State government has been neglected our fisheries sector from last 5 years because the very poor fisherwomen, they don't have their own land, they can't pledge for it loan mortgage. Because of the CRZ problem also we are suffering same problem. माना जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस इलाके में जीत हार के लिए मछुआरों की भूमिका अहम होगी, क्योंकि प्रचार में ये मुद्दे अहम हैं। राज्य के मत्स्य पालन मंत्री और उडुपी से विधायक प्रमोद माधवराज मछुआरों के समुदाय से ही आते हैं। वो लाइट फिशिंग से जुड़े मुद्दे को केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हैं। Up to 12 nautical miles from the shore, it is the state waters, and beyond 12 nautical miles, it is the Government of India domain. So, Government of India has to take any stand on the fishing policy beyond 12 nautical miles. So, it doesn't come under the state government. So, Government of India has banned bull trawling and light fishing. राज्य सरकार मछुआरों की परेशानियों के लिए
केंद्र को जिम्मेदार बता रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अपनी रोजी रोटी को लेकर फिक्रमंद मछुआरे चुनाव में किस पार्टी का साथ देते हैं। रजत केन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उडुपी राज्यसभा टीवी। और अब बात बेंगलुरु क्षेत्र की। तेजी से बढ़ता शहरीकरण बेंगलुरु के लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। झीलें, जो यहां पानी का मुख्य जरिया हैं, नाइट्रेट जैसे तत्वों से प्रदूषित हो रही हैं और लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इकोलॉजिकल साइंस सेंटर के मुताबिक पिछले 4 दशकों में झीलों में करीब 10 गुना नाइट्रेट बढ़ा है। बेंगलुरु में पानी का मुख्य जरिया ये झीलें हैं, लेकिन ये झीलें अवैध निर्माण और बढ़ते प्रदूषण की मार झेल रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की 98% झीलें अवैध निर्माण की भेंट चढ़ गई हैं, जबकि 90% झीलों में नाले का पानी आ रहा है। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है इकोलॉजिकल साइंस सेंटर की रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक झीलों का कैचमेंट एरिया या तो कचरा फेंके जाने की जगह बन गया है या फिर भवनों का मलबा डालने की। ठोस और गीले कचरे का सही से निस्तारण न होने से भी झीलों के आसपास के भूमिगत जल में हानिकारक नाइट्रेट की मात्रा बहुत बढ़ गई है। We have 193 water bodies in the lake. We have done the studies of these lakes during the last 3 years, and our study shows 98% of the lakes have been encroached, and about 93% are sewage fed and have the industrial contamination. And we looked at the implication of this kind of a contamination in the lake water. The one serious thing is the surrounding groundwater resources will have higher nitrate and heavy metal. बेंगलुरु की 95 लाख आबादी पर सिर्फ 15 लाख पेड़ हैं, यानी हर 7 लोगों पर एक पेड़। जाहिर है कि पेड़ों की यह संख्या यहाँ मौजूद कार्बन उत्सर्जन के लिहाज से अपर्याप्त है। जहाँ हर आदमी 540 से 900 ग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, साल 2020 तक इलाके की तस्वीर और भयावह हो जाएगी। इसके मुताबिक बेंगलुरु की 93% जमीन कंक्रीट की होगी और हरी और खुली जमीन लगभग खत्म हो जाएगी, जिसका सीधा असर यहाँ रहने वाले लोगों की सेहत पर पड़ेगा। मैं खड़ा हूँ बेंगलुरु अर्बन में वर्तुरु झील के पास। 1980 के दशक में ये झील काफ़ी साफ हुआ करता था और यहाँ के लोग सीधे पानी यहाँ से पी सकते थे। ना केवल पानी बल्कि यहाँ पर लोग मछली भी काफ़ी हर रोज़ मार करके लोग अपने घर में इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब की स्थिति बदल चुकी है। मछली खाना तो दूर, अब इस झील का पानी पीना भी घातक हो गया है। अमृतांशु राय, वर्तुरु झील, बेंगलुरु अर्बन, राज्यसभा टीवी। अन्नदाता कहे जाने वाले किसान देश के कई राज्यों में आत्महत्याएं कर रहे हैं। कर्नाटक में भी किसानों की हालत अच्छी नहीं है। राज्य के कई जिलों में किसानों के आत्महत्या के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले ओल्ड मैसूर क्षेत्र के मांड्या जिले में हैं। साहूकारों और समाज में अपमान से बचने के लिए किसानों को ये कदम उठाना पड़ रहा है, लेकिन किसानों की फसल का सही दाम मिले और संस्थागत कर्ज का इस्तेमाल हो तो इस स्थिति में सुधार किया जा सकता है। कर्नाटक के मांड्या जिला को मोटे तौर पर एक ग्रामीण जिला कहा जा सकता है और यहाँ की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा खेती किसानी से अपना गुजर बसर करता है। यहाँ का गन्ना और धान देश भर में मशहूर है, लेकिन आज यहाँ का अन्नदाता कर्ज में डूबकर आत्महत्या का रास्ता अपना रहा है और उसकी बड़ी वजह यह है कि आज भी उसको संस्थागत ऋण उपलब्ध नहीं है, उसे साहूकारों से लोन लेना पड़ता है। मांड्या जिले के पनकनहल्ली गांव की नागम्मा पिछले 3 बरस से राज्य सरकार से मदद की बाट चो रही है। 2015 में उनके बेटे महेश ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद नागम्मा परिवार में अकेली ही बची हैं। अच्छी फसल के भरोसे उन्होंने साहूकारों से कर्ज लेकर अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी, लेकिन 3 साल लगातार उनकी फसल बर्बाद होती रही। राज्य सरकार ने परिवार को कुछ फौरी राहत दी, लेकिन इस परिवार को आर्थिक संकट से निकालने के लिए यह मदद काफी नहीं थी। ಅವಾಗ ಮಹೇಶ ಸತ್ತಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, DC ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾಲನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ।
इस गांव में कई किसान परिवार हैं जिनमें कर्ज में दबकर परिवार के मुखिया ने आत्महत्या कर ली। ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಿತ್ತು, ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಲಾಭ ಆಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಾಲ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. कर्नाटक के मांड्या जिले को शुगर सिटी कहा जाता है। यहाँ पर कुल 5 चीनी मिलें हैं। गन्ने के अलावा धान यहाँ भरपूर पैदा होता है। एक समय अपनी खेती किसानी के दम पर राज्य के संपन्न क्षेत्रों में से एक इस जिले के किसान संकट में हैं और आत्महत्या का रास्ता अपना रहे हैं। राज्य के 30 में से कम 26 जिलों में किसानों की आत्महत्या के मामले दर्ज हुए हैं। एक अध्ययन के अनुसार अप्रैल 2013 से 2017 के बीच कर्नाटक में 3000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह कर्ज बताई जाती है। कर्नाटक सरकार ने जून 2017 में किसानों का 8,165 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। उस समय इस कदम को सिद्धरामैया सरकार की तुरुप के तौर पर देखा गया, लेकिन जब एक एक परिवार लाखों के कर्ज में डूबा हो तो यह रकम किसानों को आत्महत्या से रोकने के लिए नाकाफी है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, मांड्या। हमारे संवाददाताओं ने कर्नाटक के हर जोन के मुद्दे, वहां की परेशानियों से आपको रूबरू कराया। इस बार के चुनाव में किसानों की समस्या, स्वास्थ्य और मछुआरों का मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। सरकार पर नए वोटरों की संख्या भी अब यहां पहले से दुगनी हो गई है कर्नाटक में, जिसका असर चुनाव पर साफ तौर पर पड़ेगा। इन नए वोटरों का जो वोट है वो निर्णायक साबित हो सकता है। आपको एक बार फिर बताते चले कि कर्नाटक में 12 मई को मतदान होना है और 15 मई को वोटों की गिनती की जाएगी और ये तय होगा कि कर्नाटक का किंग कौन बनेगा। इसी के साथ फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।